सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज द 7th क्लास। ये हमारी 7वीं क्लास है इंडियन पॉलिटी की, और कल हमारी आखिरी क्लास होगी। यानी कि इन 8 क्लासेस में हमने इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को कवर अप किया है। हर एक क्वेश्चन में सही आंसर के साथ गलत आंसर भी समझा है, और उस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा कोर कंटेंट को हमने रिवाइज किया है। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, वी हैव स्टार्टेड अ वंडरफुल सीरीज जिसमें हम 30 क्लासेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर अप कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की हमारी 7वीं क्लास है। इसके पहले मैंने एप्लीकेशन पे 6 क्लासेस करा दिया है, और ये सेकंड लास्ट क्लास है। अगली क्लास में पॉलिटी खत्म हो जाएगा। कुछ जनरल क्वेश्चंस इनको करके हम इंडियन जुडिशरी को बेसिकली आज की क्लास में कवर अप करते हुए नजर आएंगे। द मोटो ऑफ द क्लासेस कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑप्शंस को समझना और गलत ऑप्शंस को भी डिकोड करना, और पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन दिस पर्टिकुलर सेशन। और जो भी रेगुलर एस्पिरेंट है जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि पुरानी क्लासेस को रिवाइज करना। लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, इन्हीं थीम्स में से सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि यूपीएससी में थेमेटिक एरियाज पे क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में। तो एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन उन्हीं थीम्स पे रिपीट होंगे। दैट विल क्यूमुलेटली अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आज इस क्वेश्चन पे। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है प्रोक्लामेशन ऑफ स्टेट का। मतलब अगर सपोजिटली प्रेसिडेंट रूल कर लगता है हमारे किसी भी स्टेट में, तो क्या है जो जबरदस्ती नहीं होगा। दिस इज 1, 2 एंड 3 है। 19, 20, 21 में मत जाना। ये 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही है। मतलब कौन कौन सा नेसेसरी प्रोक्लामेशन नहीं है। पहली बात तो ये समझो, प्रेसिडेंट रूल बेसिकली लगता कौन से आर्टिकल में, फटाफट क्विकली रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 356 है ना, और आर्टिकल 365। इन दो आर्टिकल्स के बेसिस पे राष्ट्रपति शासन बोले तो प्रेसिडेंट रूल लगता हुआ नजर आता है। सिंपल इज दैट। अच्छा, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है, प्लीज अंडरस्टैंड माय वर्ड, या तो वो सस्पेंड हो जाए। क्या हो जाए सर? सस्पेंड हो जाए। या फिर दूसरा सर वो डिसॉल्व हो जाए। दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो सस्पेंड हो जाए या फिर डिसॉल्व हो जाए। अगर वो सस्पेंड होता है, इसका मतलब है कि उसके जितने भी एमएलए हैं वो अभी मेंबरशिप उनके पास में है, दे हैव देयर मेंबरशिप। बैठक नहीं हो रही स्टेट लेजिस्लेचर का, कानून नहीं बन रहा, बट उनकी मेंबरशिप अभी भी है। इनफैक्ट अगर वो डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब है जितने भी एमएलए थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, सबकी मेंबरशिप, सबकी सदस्यता जा चुकी है। अब फिर से फ्रेश इलेक्शन होगा। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। कब होगा, कैसे सिनेरियो में होगा, अपन आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। यानी कि अगर स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए। कौन कौन से फीचर है जो ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो आप सबसे पहले देखो, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज एन ऑप्शनल फीचर। जरूरी नहीं है कि वो असेंबली डिसॉल्व ही हो सर, सस्पेंड भी हो सकती है, डिसॉल्व भी हो सकती है, नेसेसरी फीचर नहीं है। दूसरा, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑब्वियस सी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो रिमूव होंगे ही होंगे, बिकॉज अब जो आपका स्टेट है वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि सेंटर कहीं ना कहीं स्टेट को रेगुलेट कर रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाए ना। तो ये तो नेसेसरी फीचर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चले जाएंगे, अब कहीं ना कहीं सेंटर आपके स्टेट को रेगुलेट करेगा। सो दिस इज अ नेसेसरी फीचर। डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज को क्यों डिसॉल्व करोगे, मतलब दिस इज नॉट जस्ट, इट्स नॉट लाइक अ नेसेसरी फीचर एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको दिखाई देगा 1 एंड 3 जो है ये नेसेसरी फीचर नहीं है, ऑप्शनल है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेसेसरी फीचर, दैट इज द रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर फंक्शन करेंगे तो फिर किस प्रकार से आप बोलोगे कि राष्ट्रपति शासन लगा, अगर वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही स्टेट के एग्जीक्यूटिव उसको अगर हैंडल कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन वाई राष्ट्रपति शासन लगते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाते हैं। या तो वो स्टेट का लेजिस्लेचर यानी कि असेंबली सस्पेंड हो जाएगा या फिर डिसॉल्व हो जाएगा। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है कि यही होगा, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो इट इज नॉट ए नेसेसरी फीचर, इसलिए आपको 1 एंड 3 दिखाई देगा। दिस इज द राइट आंसर। प्लस आप इनको जब भी सॉल्यूशंस को रीड करेगा इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। मैंने हर एक क्वेश्चन के नीचे बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो अगर इन पीवाईक्यूज को आप इस तरीके से कवर अप करोगे, वीडियोस को देखने के बाद में इसको पूरा रिवाइज कर लोगे एक बार में, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज योर एवरी पासिंग मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज द रीजन वाई पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। पर्पस ये नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकालो, पर्पस ये है कि इस क्वेश्चन से पूरा चैप्टर रिवाइज करो। दैट इज द कोर पर्पस। आप कुछ क्वेश्चन करोगे आपको और इसमें आइडिया लगेगा। देखो ये भी 2017 का क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू। मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है,
आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके ऊपर में पावर कैसे एक्सरसाइज करता है, यानी कि अगर पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कुछ पूछे, उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करना चाहे तो कैसे रेगुलेट करेगा, तो दो तीन तरीकों से रेगुलेट करेगा। सबसे पहला है सर एडजॉर्नमेंट मोशन। इस मोशन के द्वारा एडजॉर्नमेंट मोशन डाल करके उनके ऊपर में उनके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन कर सकता है। दूसरा है क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर में उनसे सवाल पूछा जा सकता है जिन सवालों का उनको जवाब देना पड़ेगा। तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सर इन क्वेश्चंस के माध्यम से उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो मोशन और क्वेश्चन दिख रहे हैं ये बेसिकली ऐसे डिवाइसेस है जिसका इस्तेमाल आपका पार्लियामेंट करता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में इसका इस्तेमाल करके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ऊपर में सवाल पूछे जाते हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है, उनको आंसर देना पड़ेगा इन सवालों का। इससे क्या पता चलता है कि जो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं उनके ऊपर में अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है। उनसे प्रश्न पूछा गया, दे विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब पार्लियामेंट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उनके ऊपर में कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात आपको दिखाई देगा, दिस इज द एडजॉर्नमेंट मोशन, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। समझो एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है। सो दिस इज अ मोशन इंट्रोड्यूस्ड टू ड्रॉ अटेंशन और टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत ही अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, उस मैटर के ऊपर में हमें अटेंशन लेना है, तो एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर के आते हैं। नाउ इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स, यानी गवर्नमेंट को सेंसर भी किया जा सकता है और लगभग 50 मेंबर्स का इसमें सपोर्ट चाहिए। इसका जो डिस्कशन है ये एटलीस्ट 2.5 घंटे के आसपास में चलता है और सिर्फ लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे मोशंस जो गवर्नमेंट को सेंसर करने की क्षमता रखते हैं वो इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होते हैं, बिकॉज लोकसभा एक ऐसा हाउस है जिसमें जिसकी बहुमत है उसकी सरकार है। तो अगर उनको सेंसर करने से संबंधित कोई भी मोशन लाना है वो लोकसभा में जाएगा, चाहे एडजॉर्नमेंट मोशन हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, इन मोशंस को आपको वहीं पे लेकर के आना है। फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में सारे एस्पिरेंट जिनको भी पता है, लेट मी नो द आंसर। नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए? जो वाईटी पे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे मुझे पता चलेगा कितने बच्चे सिंसियर है, किनकी प्रिपरेशन अभी तक चल रही है। आई विल बी रिवर्टिंग टू ऑल द कमेंट्स। और जो लोग इसको अपने एप्लीकेशन में देख रहे हैं वो पेड टेलीग्राम चैनल जहां पे आपका ग्रुप है, जहां पे अपन डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लाइव इंटरेक्शन करते हैं, उस पे हर एक बच्चे बताएंगे, जहां पे हम डाउट सॉल्विंग करते हैं। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, बिकॉज अल्टीमेटली पैसिव लर्निंग से कुछ नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो प्लीज आंसर दोस क्वेश्चंस सो दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड वेदर दीस सीरीज आर हेल्पफुल टू यू और नॉट, राइट। बाकी क्वेश्चन नंबर कुछ भी नहीं, आप फटाफट पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, स्टेड क्वेश्चन मतलब ओरल सवाल पूछे गए, अनस्टेड क्वेश्चन मतलब आपसे लिखित में सवाल पूछेगा, राइट। सो इस तरीके से इनमें डिफरेंसेस है, बाकी ये कुछ भी नहीं है, इट्स समथिंग वेरी इजी, ठीक है। फटाफट देखो इस क्वेश्चन को। द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे जनरली बहुत सारे बच्चों ने उस बार गलती भी किया था, क्योंकि जब आप गवर्नर की बात करते हो तो गवर्नर सारे स्टेट में कहीं ना कहीं नॉमिनल हेड है। स्टेट में बहुत सारे लोगों को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो देख करके तो सही लग रहा है, बट ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है इस चीज को समझो। जो आपके स्टेट में क्या बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। कौन चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, ये एग्जीक्यूटिव पावर है चीफ मिनिस्टर का। दिस इज एक्चुअली द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सीएम, राइट। इट इज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नर, मतलब गवर्नर डू अपॉइंट बट इट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। बहुत थिन लाइन है, इसलिए इस क्वेश्चन को उस टाइम, आज से 10 साल हो गए, 26 में अपन आ गए, उस टाइम में भी बहुत सारे बच्चों ने गलती किया था, बट इसको ध्यान रखना। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी का कोई फिक्स टेन्योर है? सर इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। वो अलग बात है कि जो एआरसी रिपोर्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो आती है, उसने बेसिकली बोला था कि एटलीस्ट 3-4 साल तक तो इनका टेन्योर रखो। ऐसा ना हो कि बस पॉलिटिकल डिसीजंस के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी बदल रहे हो, थोड़ी इस पोस्ट को भी मान्यता को रखो, इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करो। तो इसका ऑप्शन डी आपको सही जवाब के रूप में दिखाई देगा। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है, इसको बेसिकली रखने के लिए, इसके टेन्योर को रखने के लिए किसको बोला गया था, तो एआरसी कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था। एनीवेज ऐसा कुछ फिक्स टर्म मेंशन नहीं है, ठीक है। फटाफट आ जाओ सर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। याद करो मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया इन्हीं प्रीवाइक्यू सेशंस में, कि दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव हैं, एक है आपके राष्ट्रपति और एक है आपके प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति महोदय को हम नॉमिनल हेड कहते हैं, क्या बोलते हैं, वी कॉल हिम एज द नॉमिनल हेड। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम रियल हेड कहते हैं, क्या बोलते हैं, वी कॉल हिम एज द रियल हेड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपके प्रेसिडेंट साहब है ये नॉमिनल हेड है, मतलब संवैधानिक रूप से हेड है, इनके सिग्नेचर के बिना कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन सरकार का नहीं होगा। लेकिन जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन पे सिग्नेचर करते हैं उनकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग सब कुछ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब को रियल हेड कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो प्लान बनाया ना,
इन्होंने ही तो स्कीम बनवाया, इन्हीं के मिनिस्टर्स ने स्कीम बनाया है। अब वो अलग बात है कि उस पर ठप्पा लगा रहे राष्ट्रपति महोदय, तो इनको संवैधानिक मुखिया कहा गया, इस कॉलेज द नॉमिनल हेड। इसीलिए हमेशा याद रखना जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्चुअली में राष्ट्रपति महोदय के पास है, क्योंकि अंतिम में सिग्नेचर राष्ट्रपति का होगा तभी वो काम ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। दिस विल बी द प्रेसिडेंट नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो पहला ऑप्शन आपका गलत। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। सिविल सर्विसेज बोर्ड क्या है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सबसे बड़ा बोर्ड है। सिविल मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज कहना गलत है, जो भी सिविल सर्वेंट्स आते हैं उनका एक सबसे बड़ा बोर्ड है सिविल सर्विसेज बोर्ड। अब जो सिविल सर्वेंट्स आते हैं, जैसे आईएएस सबसे बड़े मतलब रैंक्स होते हैं, उनको आईएएस मिलता है। अब आईएएस में भी जो सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन होता है वो कौन होते हैं? वो होते हैं सर कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के, आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, the civil services board is headed by the cabinet secretary at the central level, और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी उसको हैंडल करते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सिविल सर्विसेज बोर्ड को हेड करे, उन चीजों को देखे। ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, तो जो सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में बैठे हुए आईएएस ऑफिसर है वो उनको हैंडल करते हुए नजर आएंगे। ऑल्सो हम 2025 से 15 पिछले 10 साल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम ये 14, 13 इनको स्किप करेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो। अब हम सीधा आएंगे, आफ्टर वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर स्टफ, हम विल बी स्टार्टिंग टू दिस जुडिशरी वाला कंटेंट व्हिच इज दी व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। पॉइंट ये है कि YouTube पे ना स्टार्टिंग के 30 सेकंड में बहुत सारे एस्पिरेंट्स स्किप कर जाते हैं। भाई जुडिशरी स्टार्ट करने से पहले आई एम प्रीटी श्योर जो भी 3-4 मिनट का वीडियो हुआ होगा, कितना 11 मिनट हो गए, अभी तक मेजोरिटी ऑफ अनसीरियस एस्पिरेंट्स स्किप कर चुके होंगे, बिकॉज वाईटी का एक एल्गोरिथम है कि वहां पे बहुत ही कम सीरियस एस्पिरेंट्स अपने को देखने को मिलते हैं जो इस एक प्रोग्राम को स्टिक करके देखे। बहुत सारे लोग अभी एलिमिनेशन मेथड्स को ढूंढेंगे, बट सिंसियरली मेरा एक फ्री एडवाइस मत लेना, बट इसको कंसिडर जरूर करना एज एन एजुकेटर। जो मुझे लगता है एलिमिनेशन मेथड आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिला सकता है। आपके एग्जाम में आपको कट ऑफ तक नजदीक पहुंचाने का काम आपका स्टैटिक का है। तो जिसका स्टैटिक अच्छा है उसी को एलिमिनेशन मेथड, XYZ मेथड, ABC मेथड काम करेगा। जिसका स्टैटिक वीक है उसका एलिमिनेशन, ABC, XYZ कोई काम नहीं करेगा। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम रह चुका है इन अ लॉन्गर टर्म, and as the senior person who has spent a lot of time in this field, I'm just requesting you all static पे काम करो अगर प्रीलिम्स निकालना है तो। पॉलिटी में जुडिशरी हो गया, आपका फंडामेंटल राइट हो गया, ड्यूटी हो गया, राइट, प्रीएम्बल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनको कवर अप करो। स्टैटिक को कवर अप करो, कोर्स में आकर के कवर अप करना है 7 जो अपना 30 डेज है इसमें कर सकते हो, खुद से करना है तो खुद से कर सकते हो। प्लीज वर्क ऑन द स्टैटिक पार्ट, ठीक है। चलो जुडिशरी का क्वेश्चन है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि सर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब इस क्वेश्चन को मैंने पिछले बार भी रिपीट किया था और आपको दिखाया था कि 2025 में पूछा हुआ ये सवाल, 2023 में सॉरी पूछा हुआ ये सवाल, ये एक्चुअली में पहले रिपीट हो चुका है 2019 और 20 के आसपास। मैंने आप सभी को बताया था फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में, याद करो क्या बताया था पिछली क्लासेस में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, इससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 9th शेड्यूल को ऐड किया था। क्या ऐड किया था सर? 9th शेड्यूल को। और 9th शेड्यूल का काम क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क ऑफ 9th शेड्यूल? 9th शेड्यूल का काम है कि बेसिकली एक ऐसा शेड्यूल बनाया था जिसके अंदर अगर किसी भी चीज को रखेंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सो नो जुडिशियल रिव्यू विल बी डन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आर पुट अंडर द 9th शेड्यूल। इसलिए इस 9th शेड्यूल को बनाया गया था ताकि जुडिशरी जो है वो बेसिकली इंटरवीन ना करे पार्लियामेंट्री एक्शंस में। बाद में इसको स्टक डाउन कर दिया गया क्योंकि 1973 में जो केशवानंद भारती केस आता है वो कहता है कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है सर? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको स्टक डाउन कर दिया गया। इट वाज बेसिकली स्टक डाउन। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको स्टक डाउन क्यों किया गया, राइट? इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, उसके बाद ये ऐड कर दिया गया कि 1973 के पहले अगर आपने इसमें कोई भी एक्ट को डाला होगा 9th शेड्यूल के अंदर में तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन 1973 के बाद आप इसमें कुछ भी डाल रहे हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो ये बेयर मिनिमम है, इतना इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो जुडिशियल रिव्यू मतलब 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, ये क्यों किया गया था? तो उस टाइम पे कुछ लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, उस लैंड रिफॉर्म से संबंधित कुछ कानून को जुडिशरी से बचाना था, इसलिए 9th शेड्यूल को ऐड किया था। तो बहुत बार लैंड रिफॉर्म से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल वाज एडेड फॉर लैंड रिफॉर्म्स व्हिच वर हैपनिंग इन 1951। तो आप बोलोगे सर 9th शेड्यूल उसको ऐड किया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि जब 9th शेड्यूल को ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से, इस वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सर वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू साहब। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। वो अलग बात है कि 2014 के बाद में जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मा भारत में ही घूम रही होगी, बिकॉज आजकल जो भी कुछ होता है उसमें नेहरू जी ही आ जाते हैं कि नेहरू जी के टाइम पीरियड में ये हुआ था वो हुआ था। बट एनीवेज दैट्स अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। कमिंग बैक टू द क्लास, तो इससे संबंधित यहां तक के सारे क्वेश्चन सबसे बनने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
कि आपके सामने दो स्टेटमेंट है 1 and 2। स्टेटमेंट 1 कहता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट इन सम जजमेंट that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 to maintenance of efficiency in administration। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, राइट? लेकिन इसको अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में आपको वो भी बता दूंगा। देखो ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट कह रहा है सर 16(4) के अंदर में हमने रिजर्वेशन की बात की, हम SC ST को रिजर्वेशन देंगे, बाकी लोगों को रिजर्वेशन देंगे। अब आर्टिकल 335 ये बोलता है कि आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिए कि रिजर्वेशन देने से कहीं ना कहीं उस पोस्ट पे आने वाले इंसान उनकी इफिशियंसी कम ना हो, उस पोस्ट का जो काम है उसकी इफिशियंसी कम ना हो। ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन देने के चक्कर में हम लेस इफिशियंट लोगों को गद्दी पे बैठा दें। So reservation is important for the upliftment of individual, but we also have to have that minimum threshold in which we need to actually have that minimum level of what इफिशियंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब यह है कि आप रिजर्वेशन से लोगों को लेकर के आइए, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए कि जो मिनिमम इफिशियंसी उस इंसान में होनी चाहिए वो मेंटेन्ड हो। ऐसा ना हो रिजर्वेशन के चक्कर में आप लेस इफिशियंट, अनएबल लोग और अनइफिशियंट लोगों को सिस्टम में लेकर के। आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं क्या बता रहा हूं। तो इस चीज को लेकर के बोला गया था। स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे ना, जितने प्यार से, जितने सरल भाषा में लिखा हुआ है, ऐसे स्टेटमेंट्स गलत नहीं होते, एकदम जेनरिक तरीके से लिखा हुआ है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद में अगर इनका मीनिंग ड्रॉ कर पा रहे हो तो इनके सही होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। अगला स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है कि आर्टिकल 335 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको पिछली क्लासेस में बता रहा हूं, काफी क्लासेस में बता रहा हूं कि संविधान में बहुत सारे प्रोविजन को डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आप चीजों को डिफाइन करोगे तो उसके इंप्लीकेशंस को आप कम कर देते हो। तो ये इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये इसका सही होगा। तो इसका आंसर होगा सर ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट। ऑप्शन सी नहीं होगा, सॉरी, हाँ ऑप्शन सी होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्यों नहीं डिफाइन करते? क्योंकि अगर आप किसी चीज को डिफाइन करोगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका इंप्लीकेशन कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस क्लास की मर्यादा सबको मेंटेन करना है, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया कि मर्यादा का मतलब क्या है। तो मैं किसी को बोल सकता हूं देखो तुम क्लास की मर्यादा हैम्पर करो, ये नहीं कर सकते। अब अगर मैं डिफाइन कर दूं कि ये 4 चीज अगर आप करते हो तो क्लास की मर्यादा को आप हैम्पर कर रहे हो। आप कोई 5वीं चीज कर रहे हो जिससे भी क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, क्लास की मर्यादा को आप क्रॉस कर रहे हो, लेकिन वो डेफिनेशन के पैरामीटर में नहीं है, तो मैं कैसे आपको क्वेश्चन करूंगा? इसलिए चीजों को डिफाइन नहीं किया गया ताकि एक वाइडर इंटरप्रिटेशन हो, हम सिचुएशन के हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर सके। दैट एग्जैक्टली इज द रीजन व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें आपको डिफाइन नहीं दिखाई देंगी। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में विद लेस नॉलेज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप इसके इंप्लीकेशन को ड्रॉ कर पा रहे हो। तो ये तो आप पहले ही 2 वाले को गलत मारोगे, जैसे 2 गलत लगाओगे आपके पास सीधा ऑप्शन दिया जाएगा एंड दिस इज द राइट आंसर। मतलब 90% एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन सही हुआ था, इवन नोइंग द फैक्ट कि उनको इसका आंसर नहीं पता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, ट्रस्ट मी। मैंडामस का मतलब क्या होता है पहले समझ जाओ। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब कमांड देना, दैट इज द मैंडामस। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कमांड दिया जा सकता है, सिविल सर्वेंट्स को कमांड दिया जा सकता है। मतलब कोर्ट किसको कमांड देगा? कोर्ट उसको कमांड देता है जिस अधिकारी से, जिस इंडिविजुअल से कोई कार्य एक्सपेक्ट किया गया कि उस कार्य को करेगा, और वो अधिकारी अगर उस कार्य को नहीं कर रहा तो उससे उसको कमांड दिया जाता है। ओनली देन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन सम पर्टिकुलर कमांड। उसको क्या देते हैं अपन? कमांड देते हैं। तो कभी भी मैंडामस प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट नहीं लगेगा। जैसे सपोज करो मेरा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या फिर मेरा एक प्राइवेट कंपनी है, अब मेरे को कोर्ट कमांड नहीं दे सकता कि सर आप प्राइवेट कंपनी, आप सरकारी स्कूल में आकर के बैग क्यों नहीं फ्री में दे रहे हो? भाई मैं क्यों दूं बैग फ्री में? मेरा काम थोड़ी है वो। हाँ, लेकिन अगर एक सरकारी अधिकारी है जिसके अपॉइंटमेंट ही हुआ है कि वो स्कूलिंग सिस्टम को ठीक करे, बैग्स दिलवाए, मिड डे मील दिलवाए, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट मैंडामस जारी होगा। बट मैंडामस किसी प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट जारी नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइवेट कंपनी कोई काम सरकार के बेनिफिट के लिए नहीं करेगी। अगर सरकार के लिए करेगी तो प्राइवेट कंपनी डूब जाएगी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी वेलफेयर नहीं करती, प्राइवेट कंपनी बिजनेस करती है। बिजनेस नहीं करेगी तो चलेगी कैसे? प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? तो मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। एकदम सही बात है। कब तक? जब तक वो कोई पब्लिक ड्यूटी उसको ना दिया हो, आपने कोई सरकारी कार्य दे दिया है और वो सरकारी कार्य नहीं कर रहा, तब उसके अगेंस्ट मैंडामस लगाओ, उसको कमांड डालो। जब तक कोई सरकारी कार्य नहीं दे रहे अपने हिसाब से काम करेगा, क्यों मैंडामस लगाओगे उसके ऊपर? सही बात है सर। दूसरा, मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। यहां पे ना सारे बच्चे गलत करके आए थे एग्जाम में, क्योंकि सबको लगा था सर गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तब तो इसके अगेंस्ट मैंडामस लगेगा, कमांड दे सकते हो, क्योंकि सर ये तो सरकारी तंत्र है, सरकारी कंपनी है। मैंडामस विल नॉट लाई, क्यों लाई नहीं करेगा? एकदम लाई करेगा। जब सरकारी कंपनी है तो मैंडामस इसके अगेंस्ट तो लगना ही चाहिए। सही, मतलब सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? लेकिन इसमें एक ट्रैप ये था
कि जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, ये कमर्शियल फंक्शन करती है, दे वर्क कमर्शियली। कैसे करती है सर? ये कमर्शियली फंक्शन करती है, जैसे प्राइवेट कंपनीज काम करती है ना, वैसे ये काम करती हैं। तो इनके ऊपर भी मैंडामस नहीं लगता। गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर मैंडामस लगता है, इस चीज को प्लीज कंफ्यूज मत होना। गवर्नमेंट की जो कोई बॉडी है इंपॉर्टेंट, इस पे मैंडामस लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट की अगर कोई कंपनी है, इसमें मैंडामस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी कमर्शियली फंक्शन करती है। सरकार की कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ लोगों का वेलफेयर करना स्टार्ट कर दे, अदरवाइज वो कंपनी कल ही नुकसान में आ जाएगी, घाटे में आ जाएगी, लॉस में आ जाएगी। थोड़े हद तक मदद कर सकती है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कमर्शियली उसको पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती मैंडामस लगवा लगवा करके उससे जबरदस्ती कल्याण का कार्य कराओ और वो लॉस में जाते जाते कंपनी ही बंद हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर में मैंडामस नहीं लग सकता, गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर लगेगा। आप सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी तंत्र में काम करते हैं, आप सभी के ऊपर मैंडामस लगेगा। लेकिन एक कंपनी है गवर्नमेंट की, तो उसके ऊपर मैंडामस नहीं लगेगा, उसको प्राइवेट कंपनी की तरह कमर्शियल फंक्शन का स्कोप दिया जाता है। इतना इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ना, ये लक्ष्मीकांत में ना कहीं पे, और यहाँ पे सारे बच्चे गलत करके आए थे। इट वॉज अ ब्लंडर। बस इसी चीज को समझना है, इसी प्रॉब्लम को पीवाईक्यू से समझना है। मैं बार बार कहता हूं, जिसका कोई नहीं है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऐसी चीजें सिखा करके जाएगा कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। ठीक है, सो दिस इज अ राइट आंसर। Now, every public-minded person can move to the court for the quo warranto. Quo warranto का मतलब क्या होता है? By what authority? कोई एक ऐसा इंडिविजुअल वो किसी सरकारी पद पे कैसे चला गया? By what authority? फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूं कि एक भर्ती निकली कि हमें एक प्रोफेसर को हायर करना है, ये पीएचडी होल्डर हो, प्लस इनके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक ऐसे इंसान को चुन लिया गया जो पीएचडी होल्डर था, लेकिन उसके पास मात्र 5 साल का एक्सपीरियंस था। तो कोई भी इंसान इस नियुक्ति के अगेंस्ट जाकर के एक क्यों वारंटो डाल सकता है कोर्ट में कि भैया बाय व्हाट अथॉरिटी दिस पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड, किस आधार पे उस इंसान को नियुक्त किया गया जब वो बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा। तो जरूरी नहीं है कि वही इंसान करेगा जिसको छाट दिया गया, कोई भी कर सकता है, मैं आप हम सब कोई भी जाके कर सकते हैं कि कैसे हुआ, बाय व्हाट अथॉरिटी। इट कैन बी डन बाय एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन, कोई भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट। तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैंडामस और क्यों वारंटो का मतलब समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल। बाकी इसी चीज को यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, चले आगे। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहला बोल रहा है स्टेटमेंट में कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट। मतलब जो गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट की जो लीगल कंपनी है, इनको हम एडवोकेट कहते हैं। सही बात है। एडवोकेट मतलब क्या होता है? आप एडवोकेट का मतलब क्या समझते हैं? एडवोकेट का मतलब है जिसके पास में लाइसेंस है लॉ प्रैक्टिस करने का। जिसके पास में लाइसेंस क्या है सर? लॉ प्रैक्टिस करने का, उसको हम एडवोकेट कहते हैं। तो भैया जो सरकारी ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है, जो सरकार की लीगल फॉर्म है, वो सबको एडवोकेट मानेंगे। बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट। यहीं पे गलती कर दिया सर। जब सरकारी लॉ ऑफिसर्स को आप एडवोकेट मानते हो क्योंकि उनके पास में लाइसेंस है, तो जो कॉर्पोरेट के लॉयर्स है इनके पास भी तो लाइसेंस है। बिना लाइसेंस के थोड़ी वो कॉर्पोरेट में जाकर के केस लड़ेंगे, वो भी तो लॉयर है। ये कैसे सही हो गया? तो लॉयर में, राइट, एडवोकेट में और लॉयर में एक डिफरेंस है। डिफरेंस याद रखना। एडवोकेट मतलब वो जिसके पास लाइसेंस है, लॉयर मतलब जिसके पास लाइसेंस नहीं है, नॉलेज है, ये सीख करके आया, अभी इसको लाइसेंस नहीं मिला है। तो ये बोल रहा है कि जो आपके गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स है, लीगल फॉर्म है, इनको एडवोकेट मानते हैं? हाँ जी मानते हैं, उनके पास लाइसेंस है। तो जो कॉर्पोरेट वाले लॉयर्स है उनके पास भी तो लाइसेंस है, उनको एडवोकेट क्यों नहीं मानोगे आप? दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एडवोकेट। तो यहां तक सही था, इसके कंपैरिजन में इसने यहां पे गलती कर दी। अगले पे आ जाओ। बार काउंसिल हैव पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटेड टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन। सही बात है सर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार बार न्यूज में आता है कि लॉ से संबंधित, लॉयर बनाने से संबंधित जो नॉलेज दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, उन चीजों में कुछ बदलाव करना हो, कॉलेज को रिकॉग्नाइज करना हो, ये बार काउंसिल कर सकता है। इनफैक्ट बहुत बार न्यूज में आता है कि बहुत सारे ऐसे लॉ कॉलेजेस हैं जो लॉयर की डिग्री फ्री में बांट देते हैं। बार काउंसिल वैसे कॉलेजेस की क्या बोलते हैं यार, वो लाइसेंस को टर्मिनेट कर देता है कि ऐसे कॉलेजेस नहीं चलना चाहिए। तो बार काउंसिल कहीं ना कहीं लॉ से संबंधित, लॉयर से संबंधित डिसीजंस लेता है। सो ऑप्शन 2 हियर इज करेक्ट। ठीक है, चलो भैया ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। बोल रहा है क्या कि एक एचएन सन्याल कमेटी आई थी, जिस कमेटी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी चीजों को शुरुआत की। एकदम सही बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस बार न्यूज में था, प्लीज अंडरस्टैंड। इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2026 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में, यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं, हाईयर चांसेस न्यूज में था।
तो ये देखो, और थेमेटिक एरियाज पे क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, राइट। तो आपको दिख रहा है क्या कि जो एच.एन. सन्याल कमेटी का रिपोर्ट आया था, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाम की चीज को अपन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब अगर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, आप उसको नहीं मान रहे, तो आपके अगेंस्ट में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा फॉर द वायलेशन ऑफ डिसीजन और जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आपके अगेंस्ट क्या चलेगा? कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल सकता है। शुरुआत हुई थी एच.एन. सन्याल कमेटी से। कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे। अगला ऑप्शन कह रहा है सर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर देयर कॉन्टेम्प्ट। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने कॉन्टेम्प्ट के अगेंस्ट किसी को पनिश कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे, डिसीजन नहीं मानोगे, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आपको पनिश करेगा, हाई कोर्ट भी करेगा, दोनों के पास पावर है। और ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, उसके नीचे के कोर्ट्स के पास नहीं है, ठीक है। तो ये वाला बात भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, अभी एक क्वेश्चन मैंने कराया था थोड़ी देर पहले, यही डिफाइन वाले पे, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को डिफाइन करता, और मैंने आपको मर्यादा वाला एग्जांपल दिया था, कहीं पे भी डिफाइन नहीं करता। और ये क्लासिक एग्जांपल है, यूपीएससी बार बार इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है। सर ये ऑप्शन जो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, आपको बस इसी को एलिमिनेट करना, और आपके सामने आंसर दिख रहा है 1, 2 एंड 4। देखो चौथा क्या बोल रहा है, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर टू मेक लॉ ऑन द कॉन्टेम्प्ट। अगर पार्लियामेंट हमारे देश में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट लॉ नहीं बनाता, कानून नहीं बनाता, तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट किसने पास किया? पार्लियामेंट ने पास किया ना। तो पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन तो ऐसे रिलेटेड दिख रहा है। हमारे देश में पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित कानून बनाने का, और पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है। एग्जामिनर ने तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है सर, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का एक्ट। अब अगर आप एग्जाम में प्रेशर में हो, इस चीज को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कौन है? एग्जामिनर पहले स्टेटमेंट में ही चौथे स्टेटमेंट का रिलेशन दिखा रहा है, बता रहा है कि ये सही आंसर है। भैया अगर आपको 1 दिख रहा है तो 4 भी सही है, 1 एंड 4 आर डायरेक्टली रिलेटेड। जस्ट गो टिक द आंसर, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 4। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? चले आगे। एनीवेज चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज 2021 का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है जुडिशियल कस्टडी को लेकर के। देखना, जुडिशियल कस्टडी का मतलब जुडिशरी ने आपको कस्टडी में रखा हुआ, समझना इसका डिफरेंस क्या है। जुडिशियल कस्टडी मतलब है कि एक इंसान को क्या मजिस्ट्रेट के कस्टडी में रखा हुआ है, और ऐसे इंसान को लॉकअप किया हुआ है पुलिस स्टेशन में, जेल में नहीं किया। यहीं पे गलती है, समझो ये स्टेटमेंट आधा सही आधा गलत है। मैं आपको दो प्रकार की कस्टडी बताता हूं, एक होता है सर जुडिशियल कस्टडी और एक होता है सर पुलिस कस्टडी। दोनों में क्या डिफरेंस है प्लीज अंडरस्टैंड। अगर जुडिशियल कस्टडी है, इसका मतलब ये है कि जुडिशरी ने आपको कस्टडी में डाला है, तो आपको जेल में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? जेल में। आपसे पुलिस वाले नहीं मिल सकते, नहीं बात कर सकते बिना कोर्ट के परमिशन के। अगर आप पुलिस कस्टडी में हो तो आप पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप्स होते हैं ना, आपको बेसिकली पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाएगा, जेल पे नहीं रखा जाएगा। और आपसे यहाँ पे पुलिस वाले बात कर सकते हैं, आपसे पूछताछ कर सकते हैं, बिकॉज आप पुलिस की कस्टडी में हो। समझो, जुडिशियल कस्टडी मतलब जुडिशरी के कस्टडी में हो तो आपको पुलिस स्टेशन में नहीं रखेंगे, आपको कहां रखेंगे? जेल में रखेंगे, जहां पे सजा सुनाने के बाद किसी को जेल में रख भेजा जाता है। तो पुलिस स्टेशन का लॉकअप और जेल में डिफरेंस है, राइट। तो आप जुडिशियल कस्टडी में हो, आपको जेल में डाला जाएगा, पुलिस वाले आपसे ऐसे नहीं पूछताछ कर सकते बिना जुडिशरी के परमिशन के। अगर आप पुलिस कस्टडी में हो तो आप पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रहोगे और पुलिस वाले आपकी कुटाई कर सकते हैं, सीधी सी बात, राइट। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन समझ जाओगे आप। तो पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जुडिशियल कस्टडी में आपको पुलिस स्टेशन में रखेंगे। भैया पुलिस स्टेशन में हम पुलिस कस्टडी में रखते हैं, ये स्टेटमेंट गलत। दूसरे में हम जुडिशियल कस्टडी में द पुलिस ऑफिसर इज इन चार्ज of the case is not allowed to interrogate suspect without the approval of court। यही तो बता रहा हूं, जुडिशियल कस्टडी में हो तो पुलिस वाला बिना कोर्ट के परमिशन से आपसे सवाल नहीं पूछ सकता। ये स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पेपर में आकर के धुआं धुआं करना है ना, क्वेश्चन दिखे उसमें कार धार शुरू कर देना, एकदम पूरा दिमाग लगाना है, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, विद कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट करके आना है पेपर। दिस इज हाउ प्रीलिम्स इज क्वालिफाइड। जिनका प्रीलिम्स बार बार निकलता है वो स्टैटिक के दम पे निकालते हैं। करंट अफेयर, मिसलेनियस और क्या बोलते हैं आपका एलिमिनेशन ट्रिक आपको बूस्टर देते हैं कि 10 नंबर 15 नंबर का बूस्ट दे देगा। लेकिन आप कट ऑफ के पास जो 70-75 स्कोर जो लेकर के जाते हो ना, वो आपका स्टैटिक लेके आता है। वो 75 के बाद वो बूस्ट देता है आपको कि 75 से आप 90 पहुंच के 95 पहुंच के प्रीलिम्स निकाल लिए। वो 75 ये है। बहुत सारे बच्चे जो एलिमिनेशन वीडियो देख रहे हैं वो प्रीलिम्स में 50-60 नंबर लाने में स्ट्रगल करते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत सारे एस्पिरेंट। ठीक है, सो प्लीज टेक दिस क्लासेस वेरी सीरियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला है सर ये पैरोल के ऊपर में सवाल है। बोल रहा है कि जब एक प्रिजनर को देख लिया गया कि भैया वो सही सही काम कर रहा है, तो उसको पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट।
यानी कि अगर एक जो कैदी है उसने सही तरीके से काम कर रहा है, उसको पैरोल दे सकते हैं। पैरोल का मतलब है कि उसकी सजा चल रही है, बीच में कुछ टाइम के लिए हम उसको बाहर छोड़ रहे हैं, वो फिर आ जाएगा जेल में, उसकी सजा से उसकी मुक्ति नहीं हुई, अभी सजा चल रही है, बट कुछ टाइम के लिए उसको पैरोल पर रख रहे हैं, मतलब उसको बाहर भेज रहे हैं। तो पैरोल जो है वो एक क्रिमिनल का अधिकार है, इट इज मैटर ऑफ हिज राइट। भैया अगर उसके अधिकार में होता तो हर क्रिमिनल कल पैरोल लेकर के बाहर घूम रहा था, लॉजिकल है। ये आप देखते हो क्या कि हर क्रिमिनल पैरोल लेके बाहर घूम रहा है, कोर्ट को लगता है कि सही काम कर रहा है, सही है तो ही पैरोल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, उसका अधिकार नहीं है सर पैरोल, है ना, उसने गलती की है, पैरोल अगर उसको चाहिए तो वो परमिशन लेकर के मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड, उसको डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज वो उसका अधिकार है। एकदम गलत स्टेटमेंट सर, कंप्लीट रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ऑन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, ये बात सही है सर। जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि स्टेट लिस्ट में अगर आप 7 शेड्यूल के लिस्ट को देखोगे तो उसमें यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट आता है, कंकरेंट लिस्ट आता है। स्टेट लिस्ट के अंदर में प्रिजन और प्रिजन से संबंधित, जेल और कैदियों से संबंधित बनाने का कानून, उसका पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। इट इज देयर ऑन दी 7 शेड्यूल, स्टेट लिस्ट के अंदर में इसको यहाँ पे ऐड किया गया हुआ है। सिंपल इज दैट, है ना। ये क्वेश्चंस न्यूज में रहते हैं इसलिए एग्जामिनर पूछता है, बाकी इनके सॉल्यूशंस को आप पढ़ सकते हो। हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया हुआ, पहला गलत क्यों है, दूसरा सही क्यों है, और मैं आपको बता भी रहा हूँ हर एक चीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून बना सकती है। तो दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम बस क्वेश्चन करके आंसर नहीं निकाल रहे हैं, गलत आंसर्स को भी समझ रहे हैं कि गलत क्यों है ये, समझो इस चीज को। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अगली बार उसी गलत क्वेश्चन पे एक नया आंसर आएगा, ठीक है। चलो ना, अच्छा जो लोग 30 थीम्स वाली वीडियो में मतलब इनकॉर्पोरेटेड होंगे, एडमिशंस ले रहे हैं या फिर हैं अभी भी, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। हफ्ते में 4 क्लासेस मिलती हैं और एक लाइव इंटरेक्शन मिलता है। दैट इज हाउ द प्रोसीजर गोज अहेड। अप्रैल एंड तक हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन चारों सब्जेक्ट को कवर अप कर देंगे अप्रैल एंड तक। दिस इज द टारगेट। यानी कि आप में बैठ करके रिवीजन करो, स्टैटिक करेंट जो करना है, एलिमिनेशन देखना है, जो देखना है देखो, बट स्टैटिक करके जाओ। अप्रैल एंड तक आपको छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। चलो, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि अगर कोई रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनको वापस बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके लिए जो उस वक्त के चीफ जस्टिस होंगे वो राष्ट्रपति साहब से प्रायर परमिशन लेंगे। एकदम सही जवाब है। अगर आपने लक्ष्मीकांत बेसिकली जुडिशरी पढ़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में शॉर्टेज ऑफ जजेस हो जाते हैं, केसेस की पेंडेंसी बढ़ गई। तो कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है और वो एलिजिबल है, अभी भी उसके पास में एज है, एलिजिबिलिटी है, तो एक्चुअली में राष्ट्रपति महोदय से अगर परमिशन ले लिया जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बुला सकते हैं एडहोक बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे कि आप आइए कुछ टाइम फंक्शन करिए, इवन दो ही इज रिटायर। या यहां तक हाई कोर्ट के जजेस को प्रमोट किया जाता है, इवन, है ना, सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है कि आप कुछ टाइम काम करिए, राइट, जबकि वो हाई कोर्ट के एग्जिस्टिंग जज है। ये तभी हो सकता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन ले हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट सही है सर। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एट द सुप्रीम कोर्ट। यहां बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, यहीं पर ट्रैप है, समझो। हाई कोर्ट जो है सर, इसके पास में अपने जजमेंट को रिव्यू करने का पावर है, लेकिन बहुत कम, बहुत लिमिटेड पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने जजमेंट को रिव्यू करने का बहुत ज्यादा पावर है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा फोकस करना, अदरवाइज गलती करोगे। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। क्यों रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? सर सुप्रीम कोर्ट इसलिए रिव्यू कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इस डिसीजन में सही होने की गुंजाइश है, बदला जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा। हाई कोर्ट के साथ ये प्रोविजन इसलिए नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट से अगर कोई डिसीजन पास हुआ, वो आगे सुप्रीम कोर्ट में वापस से जा सकता है, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले सकता है। तो हाई कोर्ट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया वो फाइनल है, उसको रिव्यू करने का स्कोप दो, नहीं। हाई कोर्ट को, वो अलग बात है कि हाई कोर्ट को रिव्यू करने का स्कोप है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम। So High Court can review its own decisions, but there is lot of limitation. It has a very limited judicial review power. High Court के पास जो judicial review power है बहुत limited है। अब ये ऑप्शन सही हो सकता था अगर एग्जामिनर ने हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर नहीं किया होता, अगर उसने लिखा होता ना कि हाई कोर्ट हैज लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू पावर, सही हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, 30 मार खान बनाई। देखो क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट के पास में रिव्यू पावर है, राइट, कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है। भैया सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत है, उतना नहीं है हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास कुछ है लेकिन नॉट इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। इसने कंपैरिजन जो यहां पे किया ना, एज द सुप्रीम कोर्ट डज, यहीं पे स्टेटमेंट गलत हो गया। अदरवाइज हाई कोर्ट हैज लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू पावर। प्लीज अंडरस्टैंड, ये ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जहां पे बच्चे ब्लंडर करके आते हैं। लक्ष्मीकांत में इन चीजों को नहीं देख पाते हैं, दे कमिट ब्लंडर, और ये सब प्रीवियस क्वेश्चन से ही होगा।
आप बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब नहीं पढ़ सकते, सो आप इसको कैसे इंप्रोवाइज करोगे? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंप्रोवाइज करोगे, ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करोगे। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 137 में लिखा हुआ है। हाईकोर्ट का जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली किसी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, इसी चीज को ध्यान रखना। हाईकोर्ट रिव्यू कर सकता है लेकिन कम है देन द सुप्रीम कोर्ट। देखो अब ये क्वेश्चन तो खैर बहुत ही सिंपल है सर, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से किससे हटाया गया है? तो ये हमें डीपीएसपी में दिखता है, आर्टिकल 50 में दिखता है। आपको ये 30 थीम्स वाली वीडियो में पॉलिटी की सेकंड क्लास में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बताने की आवश्यकता नहीं, इतने डिटेल में पढ़ाया था कि मतलब भूलोगे नहीं आप, इतना मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, ये बोल रहा है सर कि जो मोशन है ना टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने से संबंधित अगर कोई मोशन हम पार्लियामेंट में लेकर के जाते हैं, पहली बात इस चीज को समझो, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर है उसमें यही है कि उस मोशन को आप क्या बोलते हैं, जो लोकसभा है राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होता है। तो सबसे पहले जब वो मोशन लोकसभा में जाता है तो ये बोल रहा है कि जो लोकसभा के स्पीकर महोदय है उस मोशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, यही गलती है। ही कैन रिजेक्ट द मोशन। लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन, इनके पास पावर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का मोशन आया है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं? अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो मोशन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तभी जाकर के उसके ऊपर में हाउस में कुछ होगा, डिस्कशन, डिबेट, कमेटी बैठेगी या फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे, वो सेकंड स्टेज है। पहले उसको स्पीकर महोदय या फिर राज्यसभा के चेयरमैन महोदय से पास होना होता है। तो अगर इन्होंने मना कर दिया तो चीज खत्म हो जाएगा। और मैं आपको पिछली क्लास में एक और ट्रिक बता रहा था, जो मैं आपको लास्ट क्लास पढ़ा रहा था, मैंने बोला था ना कि बहुत सारे क्वेश्चन में यूपीएससी क्या करती है, एक अथॉरिटी का नाम दे देती है और लिख देती है कि दिस अथॉरिटी कैन नॉट डू दिस अथॉरिटी कैन नॉट डू दैट, वो निगेट कर देती है। अब कोई अथॉरिटी बनाई जाती है तो उसके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत सारे पावर्स होते हैं, हर चीज को अथॉरिटीज निगेट नहीं कर सकती, बट एग्जामिनर ऐसे ऑप्शंस को बनाता है ताकि अपने को कंफ्यूजन में डाल सके। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे किसी अथॉरिटी के नाम को लिख करके लिखा हुआ है कि ही और शी कैन नॉट डू दैट, उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वैसे ऑप्शंस को तब तक सही मत करो जब तक आपने पढ़ा हो कि सही में वो नहीं कर सकता। अदरवाइज जो अथॉरिटी बनाई जाती है, जो उस पद पे बैठाए जाते हैं, उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं वो। तो ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, ये भी एक ट्रिक है। और मैं आपको पिछली क्लास में भी दिखा चुका हूं 2-3 क्वेश्चन में कि पार्लियामेंट कैन नॉट डू दैट, प्रेसिडेंट कैन नॉट डू दैट, और यहाँ पे स्पीकर का नाम देकर के कि ही कैन नॉट डू दैट। तो मैंने लॉजिक भी बता दिया आपको, प्लस एलिमिनेशन का टेक्निक भी बताया होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इसको गलत करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया। अब तीसरा क्वेश्चन है आज के इस 1 घंटा 40 मिनट का जो भी सेशन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि डिफाइन वाला फिर से यूपीएससी गलत पूछेगा। आप 1-2 दोनों को गलत कर दो। ये 16, 17, 18, 19 में मत जाना, बिकॉज ये सिस्टम में अपन ने क्वेश्चन डाला ना तो सीक्वेंस में आ गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 15, 14, 13 ऐसा दिया हुआ था। अब इसको 1, 2, 3, 4 लेकर के चलोगे बाय डिफॉल्ट हर इंसान। तो आपके स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन 1 और 2 गलत है। अब ऑप्शन में आ जाओ, क्या इसके बाद आपका आंसर निकल रहा है? ये सर निकल रहा है। 1 और 2 एलिमिनेट करोगे तो 3 और 4 इज द राइट आंसर। इस चीज को यहीं पे लिखा हुआ है। बोला हुआ है कि सर अगर जज को हटाना हो तो उसको हटाने का जो प्रक्रिया है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के हिसाब से करते हैं। हाँ जी सर करते हैं, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। जज को हटाने से, स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाने से संबंधित जो मोशन है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है, स्टैटिक पार्ट है, यू जस्ट नीड टू रीड दिस। कुछ भी नया नहीं है, इसको अपन ने कवर अप किया हुआ है। वी ऑलरेडी हैव कवर्ड दिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, वैसे इसमें कितने क्वेश्चन है जुडिशरी में? जुडिशरी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वी विल बी डूइंग इट वेरी सून बिकॉज कम ही क्वेश्चंस है। ठीक है, देखो सर ये क्वेश्चन क्या बोलता है, 2019 का क्वेश्चन है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेज व्हाट? सो दिस सेज कि जो 44th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने इंट्रोड्यूस किया एक आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अब आप खुद ही सोचो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 44th अमेंडमेंट किया था और उस अमेंडमेंट से हमने बोल दिया कि अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री साहब का इलेक्शन हो तो उस पर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 9th शेड्यूल था उसको तो स्टक डाउन कह दिया गया, ये बोल करके कि भैया जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था ना इस क्लास के स्टार्टिंग में, जो पहला क्वेश्चन था जुडिशरी का, कि जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोल करके जो फर्स्ट शेड्यूल में 9th शेड्यूल बनाया गया था ना, फर्स्ट अमेंडमेंट जो 9th शेड्यूल बनाया गया था, इसको स्टक डाउन कर दिया था कि हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो आप बताओ फिर कैसे आप जुडिशरी को रोक सकते हो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से? मतलब इज इट मेकिंग एनी सेंस? तो हमेशा याद रखना, जुडिशरी को आप कभी भी नहीं रोक सकते। जुडिशरी विल डू इट्स वर्क। यू कैन नॉट स्टॉप जुडिशरी कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? एकदम कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं करेगी? 100% करेगी, राइट। तो एक पहले अमेंडमेंट बनाया गया था, उस अमेंडमेंट में लिखा गया था कि हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू के बाहर रख रहे हैं, लेकिन बाद में उसको हटा करके इसमें जुडिशियल रिव्यू कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
नेक्स्ट इज सेइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट है ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात सही है सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 99th अमेंडमेंट हुआ था, इस वक्त न्यूज में था 2019 के आसपास में, इसलिए इस पे क्वेश्चन आया था। ये था NJAC, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, NJAC का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके पार्लियामेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, और उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जाती थी कि किसको जज बनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेएसी को स्टक डाउन कर दिया, ये बोला कि भैया एनजेएसी में सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, सरकार अपने हिसाब से जजेस को अपॉइंट करेगी, उनको प्रमोट करेगी। तो फिर ये हमारे जुडिशरी के इंडिपेंडेंसी के ऊपर में सवाल है, हम किस तरीके से सबके साथ मिलकर के न्यूट्रल होकर काम करेंगे। वैसे जज आएंगे जिनका गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी डिसीजन लेंगे ही नहीं। तो इस एनजेसी को हटा दिया गया। तो भले 99th अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन उस अमेंडमेंट से किया हुआ चीज को जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कोर्ट ने हटा दिया। इससे आपको क्या सीखने को मिला, इसमें भी क्वेश्चन है। इससे हमें यह सीखने को मिला कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कोई संविधान में संशोधन भी किया हुआ है, इसको भी स्टक डाउन कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के नाम पे, कि भैया ये जुडिशियल रिव्यू किया, ये सही नहीं है, तो हम इस अमेंडमेंट को हटा रहे हैं। यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक नॉर्मल कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, वो अमेंडमेंट का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और जुडिशियल रिव्यू से संबंधित आर्टिकल 13 जो मैं आपको बता रहा था, आई थिंक इसकी सेकंड क्लास थी है ना पॉलिटी की, तो मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी कानून है और वो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो आर्टिकल 13 के हिसाब से उसको स्टक डाउन कर सकते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि जुडिशियल रिव्यू से संबंधित प्रोविजन आर्टिकल 13 में दिखता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू नाम का शब्द आर्टिकल 13 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन है। तो अगर आप पॉलिटी की सीरीज को पहली बार देख रहे हैं वाईटी पे, और अगर आप इसको एप्लीकेशन पे देख रहे हो और पिछली क्लास में उसको रिवाइज करके नहीं आया, तो शायद आपको टफ लग सकता है, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड एकदम। और कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए, एंड ट्रस्ट में इस साल भी 26 में इसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं एरियाज पे क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग नहीं पूछेगा, वही सिलेबस है, वही थीम है, वहीं से बार बार पूछना है। समझो इस चीज को, ठीक है। और इन थीम्स को एकदम रट जाना है, ऐसे पढ़ना है कि अपने को एक एक क्वेश्चन याद हो, उसका सॉल्यूशन याद हो, कॉन्सेप्ट याद हो, और कौन से साल में पूछा गया था यहां तक पता हो। तो देखो आपके क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन आप कैसे गलत करके आओगे, फिर आप मुझे बताओ कि सर मेरे क्वेश्चन गलत हो, नहीं होंगे गलत, लेकिन उस लेवल पे मेहनत होनी चाहिए, है ना। चलो, तो सेकंड स्टेटमेंट सही था। नेक्स्ट आ जाओ सर। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजन कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। ठीक है, अब इस चीज, इसका मतलब समझो, एक्चुअली न्यूज में था। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कल हमारी जुडिशरी कोई गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कोई कानून है, उसका रिव्यू करके अगर उसको हटा रही है या उसमें कुछ भी बदलाव कर रही है, तो कभी भी पार्लियामेंट उसको मना नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, पार्लियामेंट अगर कल कोई ऐसा कानून बना दे कि जुडिशरी इन चीजों को इस हिसाब से बदल नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी उसको नहीं बदल पाएगी। जुडिशरी कोई भी कानून बना दो अपने हिसाब से फंक्शन करेगी। पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बना दिया जाए, लेकिन जुडिशरी को अगर जस्टिस लेकर के आना है, तो जस्टिस लाने के लिए कोई भी कानून हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, सबको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इतना पावर है जुडिशरी के पास। मतलब ऐसा नहीं है कि कल पार्लियामेंट चाहे कि ये कानून बना करके जुडिशरी के पावर को कम कर दे कि जुडिशरी इन चीजों में इंटर नहीं कर सकती। एकदम आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते। जुडिशरी हर वो काम कर सकती है जिससे जस्टिस लाया जा सके। इसी चीज को आर्टिकल 142 में लिखा हुआ है। समझो, अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, रेयरली देखने को मिलता है, लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, न्यूज उसमें होगा तो इन्होंने पूछ दिया होगा। इस बार अगर रिपीट करे तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन गलत मत करना। देखो इसका आंसर क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कॉन्स्ट्रेंड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। कहने का मतलब है, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इस पे किसी भी प्रकार का लिमिटेशन कौन नहीं लगा सकता, पार्लियामेंट नहीं लगा सकता कोई भी कानून बना करके। ऐसा नहीं है कि कल पार्लियामेंट एक कानून बना करके बोल दे कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है अब इसमें नहीं घुस सकता। क्यों नहीं घुस सकता भैया, आपने सबसे पहले अमेंडमेंट करके 9 शेड्यूल बनाया था, सुप्रीम कोर्ट घुसा है नहीं घुसा, घुसा उसमें। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लिखा हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, आप उसको हटा नहीं सकते। चाहे वो कोई भी कानून हो, पार्लियामेंट का कोई भी लॉ बना दे, अगर सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस लेकर के आना है तो उसको जस्टिस लाने में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून रोक नहीं सकता। It is mentioned under Article 142 in the simplest word possible. इससे सरल भाषा में मैं समझा नहीं सकता। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी भी दिक्कत है तो अपना जो अभ्यास वाला ग्रुप है ना, जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें टेक्स्ट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
With reference to the Constitution of India, consider the following statement. ठीक है, इस स्टेटमेंट को देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन इजी है, 19 में भी कुछ इजी भी क्वेश्चन थे, जैसे नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। क्यों भैया, हाई कोर्ट के पास में क्यों पावर नहीं? अगर कल केंद्र सरकार एक कानून बनाए और वो गलत कानून हो तो हाई कोर्ट भी उसको रिव्यू करके उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। स्टेटमेंट गलत है कि हाई कोर्ट के पास एकदम कानून नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, द हाई कोर्ट कैन नॉट डू दिस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डू दिस। मतलब आप एक अथॉरिटी को निगेट करते हो बार बार, तो उसके क्वेश्चंस में वो स्टेटमेंट गलत होता है। ये तीसरा क्वेश्चन है जहां पे एक अथॉरिटी के पावर को निगेट किया गया और स्टेटमेंट गलत है। एक पैटर्न है यूपीएससी का। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी निगेट करे तो आप गलत मार देना, मतलब इसको साइड में रखो, बट पहले अप्लाई करो नॉलेज। नॉलेज से बात ना बने तब ट्रिक्स पे जाओ, तो पहले नॉलेज लगाना। नॉलेज से भी ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नाउ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द क्वेश्चन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब अगर संविधान में कोई संशोधन किया जाए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उस अमेंडमेंट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब देखो यही क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, और इसी 2019 में एक और क्वेश्चन यहां पूछा हुआ है जो आपको भी एक्सप्लेन कर रहा था कि पार्लियामेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट को स्टक डाउन कर दिया था। अब आप मुझे बताओ, ये जो 99th अमेंडमेंट था ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था या नहीं था? था। तो सर सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को स्टक डाउन कर सकती है। 99th अमेंडमेंट वाज अ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना। सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया या नहीं किया? 100% किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन किया तो आप कैसे कह सकते हो यहाँ पे कि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती? अभी तो आपने देखा कि 99 अमेंडमेंट को स्टक डाउन कर दिया, तो कर सकती है इसको। उसी क्वेश्चन को फिर रिपीट किया यूपीएससी ने, उसी पेपर में रिपीट किया, उसी दिन रिपीट किया, उसी एग्जाम में रिपीट किया, उसी पेपर में, राइट? तो क्या दिखेगा? दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो दिस इज द थीम, आई एम सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज द थीम। यूपीएससी इन थीम्स पे क्वेश्चन बार बार रिपीट करती है। अगले साल, उसके अगले साल, सेम पेपर में 2 बार रिपीट कर देगी उसी क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट पे। अब जिन बच्चों ने बेसिक नस पकड़ा हुआ वो गलत नहीं करेंगे, अदरवाइज ब्लंडर करके आएंगे, ठीक है। देखो सर, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? अभी तो बताने की आवश्यकता नहीं। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी रिव्यू कर रही है, यानी कि सरकार कोई भी काम करे, गलत कानून बनाए, गलत तरीके से कानून को इंप्लीमेंट करे, सरकार कुछ भी ऐसा कर रही है तो जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यानी कि जो भी कानून बनाया जा रहा है, जिसको भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो सही है या नहीं है, जुडिशरी के पास पावर है उसको चेक करने का, इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता था कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू के कोर कॉन्सेप्ट में आता है और डिटेल में आता है। देखो कितना डिफरेंस हो गया 2015, 16, 17, 18 के पेपर में और 19, 22, 24, 25 वाले पेपर्स में। दिख रहा है? मतलब 18 के पेपर यूपीएससी, 18 के पहले प्रीलिम्स का पेपर कुछ अलग ही था और 18 के बाद अब कुछ अलग ही हो गया। 18 के पहले वो स्टेट पीएससी के लाइन पे था, 18 के बाद उसने अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है कि जिसको कॉन्सेप्ट आता है, जो समझ करके पढ़ा है, उससे क्लियर होऊंगा, नहीं तो नहीं क्लियर होने वाला। मैं रट्टा मार तो कभी नहीं क्लियर होऊंगा, है ना। अब ये सब क्वेश्चन खुद ही लगा लोगे यार। कौन है कस्टोडियन आपके पार्लियामेंट का? कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? सर आपका सुप्रीम कोर्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वॉयलेट होगा तब सुप्रीम कोर्ट ही जाओगे, तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये सब 14, 13, 12 मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपन कहां से कहां कर रहे हैं सर। 2025 से 2015 हम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के पार्टिकुलर सेशन में, बहुत लंबी सेशन नहीं है, लगभग 48 मिनट्स के आसपास का सेशन है, 50 मिनट का सेशन है। आज के सेशन में हमने अपनी क्लास में क्या कवर अप किया? वी हैव कवर्ड इंडियन जुडिशरी। तो जुडिशरी कवर हो गया। अब एक लास्ट क्लास आएगी, 8वीं क्लास आएगी, एंड इन द लास्ट क्लास हम पॉलिटी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से 8 क्लासेस में हमने इंडियन पॉलिटी को 8 थीम में डिवाइड करके पूरा का पूरा राइटली फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों के सारे क्वेश्चंस लगाए। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपको पिछले 15 साल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं 2018 के पहले के क्वेश्चंस अलग थे, अब अलग हो गए। फिर भी मैंने 2015 तक के क्वेश्चंस कराए, उसमें वनडे एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस भी हैं। उनके पहले के क्वेश्चन करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। इट इज लाइक कि आपको लगेगा कि मैंने बहुत क्वेश्चंस कर लिया, आपको ये वाली फीलिंग आएगी। उससे अच्छा है पिछले 10 साल को कमांड में रखो, कॉन्सेप्ट स्टैटिक बुक से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो और करंट अफेयर के साथ अपग्रेड करो, बस बात खत्म। एंड दैट डे द प्रीलिम्स डे विल बी योर्स, ठीक है। बाकी जो एप्लीकेशन वाले अपने एस्पिरेंट है, प्लीज मेक श्योर कंसिस्टेंसी के साथ सारी वीडियोस को देखो। और जो यूट्यूब पे है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लेट मी नो योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। बाकी इस पूरी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप पावर मंथन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूज करते हैं तो उसमें आपको वेबसाइट से जाना पड़ेगा, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। iOS वाले के लिए अभी प्ले स्टोर मतलब iOS पे वो बेसिकली एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, इट इज जस्ट अवेलेबल फॉर गूगल प्ले स्टोर। अगर आप लैपटॉप में देखते हैं
देखते हो तो भी आप वेबसाइट से जा सकते हो, दोनों का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी वीडियो कैसे लगी डू लेट मी नो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।